हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसकी बात सुनकर वंश चुप हो गया। तो क्या मेरी इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है? मुझे कम से कम बता तो सकती थी, हम लोग साथ रहते हैं। वंश को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो कपड़े चेंज किए बिना ही खाना खाने बैठ गया था। उसने गुस्से में से 2-4 चम्मच ही खाने के खाए, फिर वो ऊपर अपने रूम में चला गया। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्या समझती है अपने आप को? वंश गुस्से में था। अब मैं नहीं मानने वाला उसे, वंश ने सोच लिया था और वो सोने की कोशिश करने लगा था। गीत अपने गांव पहुंच गई थी। वो बार बार अपना फोन देख रही थी कि शायद वंश का फोन आ जाए, मगर ना वंश का कोई फोन आया और न ही कोई मैसेज। सभी ने वंश के बारे में पूछा था, मगर काम की वजह से नहीं आए कहकर टाल दिया था। जिस दिन वो पहुंची थी उसके अगले दिन रात को लेडीज संगीत का प्रोग्राम था। गीत को पहुंचे हुए भी 2 दिन होने को थे। वंश का कोई मैसेज और ना ही कोई फोन। अब तो गीत को आस भी नहीं रही थी कि वंश उसे फोन करेगा। वो जानती थी वो कितना जिद्दी और गुस्से वाला है। पता नहीं क्यों मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, बेवकूफ़ हूँ और सिमरन की बातों में नहीं आना चाहिए था। कम से कम वंश को बता कर आती। जब साथ में रहना है तो नखरा कैसा? मेरे नखरे तो कोई तब उठाएगा ना जब मुझे कोई प्यार करेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने और ना होने से। मुझे जिंदगी में ऐसी उम्मीद कभी रखनी ही नहीं चाहिए। उसके दिमाग में ऐसे बहुत से ख्याल आते रहे। क्या मैं फ़ोन कर लूँ? क्या कहूँगी फ़ोन करके? पता है मुझे, उनकी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है। ये बात तो उन्होंने मुझे शादी से पहले ही कह दी थी। मैं क्यों उम्मीद रख रही हूँ? ना चाहते हुए भी गीत की आंखों में पानी आ गया था। कहीं ना कहीं अंदर से उसे वंश से जुड़ाव होने लगा था। मैं दुनिया में अकेली हूँ, जहाँ भी मैं जाऊंगी मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। पता है मुझे, कोई मुझे याद नहीं करेगा। वो तो पापा हैं, मुझे पूछ लिया कि बेटा तुम पहुँच गई, वरना मेरे पीछे तो कुछ पूछने वाला भी नहीं है। गीत को अपने माँ और पापा की याद आई थी, मगर वो इस दुख से निकलना चाहती थी, इसलिए वो सभी के साथ बिजी हो चुकी थी। उसके ताया जी के बेटे की शादी थी। रात को संगीत का प्रोग्राम था। दिन गुजर गया था, शाम हो गई थी। लेडीज संगीत का प्रोग्राम घर में ही रखा हुआ था। घर के आंगन में ही तैयारी की गई थी। उसकी गांव की सहेलियां और उसकी कजिन सिस्टर्स सभी इकट्ठा हुई बैठी थीं। एक साइड पर डीजे लगा हुआ था, एक साइड पर स्नैक्स लगे थे, एक साइड पर पीने का प्रोग्राम चल रहा था। पूरी चहल पहल थी, सभी रिश्तेदार आ चुके थे। गीत चुपचाप चेयर पर बैठी हुई नाचती हुई लड़कियों को देख रही थी। उसके बड़े ताया जी की बेटी नवदीप उसके पास आई। तुम अकेली ही दिखाई दे रही हो, जीजू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? और मुझे तो मिलना था तुम्हारे पति से। और नहीं तो क्या, हमने कौन सा देखा है? उसके छोटे चाचा जी की लड़की पम्मी ने भी आकर कहा। तो फिर शादी में लेकर आना चाहिए था, नवदीप ने कहा। वैसे उसकी तस्वीर तो दिखाओ, कैसा दिखता है? सुना है बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। कारोबार तो ठीक है, मगर ये समझ नहीं आई कि इसकी माँ ने इसकी शादी अपनी बिरादरी से बाहर क्यों की, वो भी हम सब से इतनी दूर। उसकी एक चाची जो वहीं बैठी थी उसने कहा, मगर इसकी माँ भी तो हमारी बिरादरी से बाहर की ही थी। तू तस्वीर तो दिखाओ मुझे, नवदीप ने फिर उसे कहा। मेरा फोन मेरे बैग में है और मेरा बैग बड़ी दादी के पास है, गीत ने कहा। और वो पता नहीं इस वक्त कहाँ है। गीत आसपास देखने लगी। उन्हें कहीं भी आसपास की चेयर्स पर बड़ी दादी नजर नहीं आई थी। ऐसा कर, तो मुझे अपना फोन दे, मैं तेरे फोन में ही उन्हें दिखा दूंगी। गीत उसका फोन पकड़ती है और गूगल पर वंश का नाम फिल करती है। तो क्या जीजू की फोटो गूगल पर सर्च करने से मिल जाएगी? पम्मी ने कहा। गीत ने मुस्कुराकर हाँ कहा। तेगवंश वंश राणा का नाम डालते ही वंश की बहुत सी पिक शो होने लगी। पम्मी गीत के हाथ से फोन पकड़ती है और एक फोटो पर क्लिक करती है। ये हमारे जीजू है, सच कह रही हो? पम्मी हैरानी से उस फोटो की तरफ देख रही थी। तो इतनी हैरान क्यों हो? नवदीप ने उसे कहा। पम्मी गेट की तरफ इशारा करती है, घर का बड़ा सा गेट जो खुला हुआ था। वो सामने गाड़ी से लगा हुआ जो नौजवान लड़का खड़ा है, क्या ये वही है जो मुझे दिखाई दे रहा है? नवदीप फोन पकड़कर फोटो को देखने लगती है। गीत जल्दी से खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखती है। वहाँ वंश खड़ा था, ब्लू जीन्स मैरून शर्ट पहने हुए, जिसके उसने बाजू फोल्ड किए हुए थे। वो बालों पर हाथ फेरता हुआ गुस्से और परेशानी में फोन कान पर लगाए इधर उधर देख रहा था। ये लड़का तो तकरीबन 1 घंटे से खड़ा है, उनकी बात पर उसकी चाची ने कहा।
क्या? गीत कहने लगी। हाँ, मालूम नहीं किसी को ढूंढ रहा है, उनका घर नहीं मिल रहा। गीत ने अपने सिर पर हाथ मारा। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, जरूर मुझे कॉल कर रहा होगा घर ढूंढने के लिए। गीत गेट की तरफ जाने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये लड़का तो तकरीबन 1 घंटे से खड़ा है। उनकी बात पर उसकी चाची ने कहा। क्या? गीत कहने लगी। हाँ, मालूम नहीं किसी को ढूंढ रहा है, उनका घर नहीं मिल रहा। गीत ने अपने सिर पर हाथ मारा। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, जरूर मुझे कॉल कर रहा होगा घर ढूंढने के लिए। गीत गेट की तरफ जाने लगी। परेशानी में वंश जो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो कितनी देर से गीत को फोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर गीत फोन ही नहीं उठा रही थी। जब उसने सामने से भागकर आती हुई गीत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। वंश ने गीत को अपने गले से लगा लिया। मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा। वो उसे गले लगाए ही बात कर रहा था। आपकी सालियां भी यहीं पर हैं, अपनी बीवी के बाद हमें भी मिल लीजिए। पम्मी और नवदीप जो उसके पीछे ही आ गई थी, उसने कहा। वंश को ध्यान आया कि उसने गीत को गले लगाया हुआ है। गीत को मिलने की खुशी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो गीत को गले लगा चुका था। तभी तक चाची जी भी वहां आ चुकी थी और उनके पीछे ही 2-3 लड़के भी वहां आ गए थे। उनमें से एक ने पगड़ी बांधी हुई थी, 2 बिना पगड़ी के थे। गीत, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना कि काका जी आने वाले हैं, वरना हम इन्हें ऐसे इंतजार नहीं करवाते। वो सभी वंश से बारी बारी मिलते हैं। जब वंश को पता चला कि गीत चली गई है, पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। पूरी रात वो करवटें बदलते रहा और सुबह उठते ही उसने पंजाब जा गीत के पास आने का फैसला किया। वंश वहां से फ्लाइट लेकर मोहाली पहुंचा और एयरपोर्ट के बाहर उसके चंडीगढ़ ऑफिस से उसकी गाड़ी उसका वेट कर रही थी। वंश ने ड्राइवर को वहीं से वापस कर दिया और खुद ही गांव के नाम की लोकेशन लगाकर गीत के गांव पहुंच गया। जहां जाकर उसने गीत के पापा का नाम बताकर घर पूछा और साथ ही शादी के बारे में बताया। किसी के घर में शादी हो रही है और गीत के पापा का नाम सुनकर बताने वाले ने उसे इस घर के आगे लाकर खड़ा कर दिया था। ये घर, जिसके बड़े से गेट के सामने वंश खड़ा था, गांव में से सबसे बड़ा घर मालूम हो रहा था। बहुत बड़ी कोठी थी उनकी जो पूरी सजाई गई थी। उस घर से बाहर से ही उन घर वालों की अमीरी झलक रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके जितना वंश गीत के बारे में जानता था, उसके हिसाब से तो गीत एक गरीब घर की लड़की थी, तो उसके रिश्तेदार इतने अमीर कैसे हो सकते हैं। घर में लेडीज संगीत का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। घर के सामने ही जो खाली जगह थी, वहां पार्किंग का इंतजाम था। वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां जाकर रुक रही थी। वो पार्किंग में खड़ी हुई इतनी सारी गाड़ियां और जो लोग थे, उन्हें देखकर उसे लगा नहीं था ये गीत यही होगी। वो कंफ्यूजन में गीत को फोन लगाता है, मगर गीत का फोन उसके पास हो तो वो तभी उठाए। उन लड़कों के साथ ही अंदर वंश ने आगे जाकर देखा, वहां बहुत बड़े लॉन में लेडीज संगीत का इंतजाम था, लॉन नाचने का इंतजाम था और साइड पर बहुत सारी स्टॉल्स, खाने पीने की स्टॉल्स, ड्रिंकिंग की स्टॉल्स, बहुत ज्यादा बढ़िया इंतजाम था। उन सब चीजों से वंश को काफी हैरानी हो रही थी। तभी 2 आदमी जिनकी उम्र 60 साल के आसपास थी, उनके पगड़ियां बंधी हुई थीं, वो लोग उनके पास आते हैं। गीत उन्हें अपने तायाजी और चाचाजी कहकर मिलवाती है। एक बुजुर्ग आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके भी पगड़ी बांधी थी और चेहरे पर बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। गीत वंश को उनके पास लेकर जाती है। ये मेरे बड़े दादाजी हैं, मेरे दादाजी के भाई। वंश उनके पैर छूने के लिए झुकता है। वो आदमी खड़े होकर वंश को गले से लगा लेता है। बहुत खुशी हुई कि आप जहाँ आए। तभी वही 3-4 लड़के जो वंश से पहले मिले थे, वहां पर आए। चलिए जीजा जी, वो अपने साथ लेकर जाने लगे। वंश ने गीत की तरफ देखा। अब हम लोग हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सभी को डराती रहती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम रवनीत था, उसने कहा, मैं डराती हूँ तुमको? कब डराया धमकाया है मैंने तुम्हें? गीत ने उसकी तरफ आंखें निकाली। मैं तुमसे ज्यादा छोटा नहीं हूँ, सिर्फ थोड़े महीना का ही फर्क है। मुझ पर तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलने वाली। रवनीत उससे बोला, तो ठीक है, बताती हूँ मैं चाचा जी को तुम्हारे कारनामे। मुझे सब पता है तुम चंडीगढ़ पढ़ने जाते हो, पढ़ते हो या क्या करते हो। मुझसे तुम्हारी एक भी बात नहीं छुपी है। गीत ने उससे कहा, देखो, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। जीजा जी आप देख रहे हैं ना, हर बात पर मुझे ब्लैकमेल करती है। रवनीत ने वंश से कहा। उसे लगा वंश उसकी हेल्प करेगा। अब तुम दोनों लड़ाई करने मत लगा जाना। अब गीत, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, बड़ी हो जाओ तुम। और रवनीत, अब तुम्हारी भी शादी होगी, गुरदीप की शादी के बाद। अकल तो तुम दोनों में बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा लड़का जिसका नाम परविंदर था, उसने दोनों से कहा।
वंश उन लड़ते हुए भाई बहनों को देख रहा था। गीत का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। गीत उन सभी लड़कों पर दादागिरी कर रही थी और वो उससे डरते भी थे। तुम जाकर लड़कियों के साथ डांस करो, रवनीत ने फिर उससे कहा। तभी पम्मी और नवदीप गीत को बुलाने के लिए आ गई। चलो हम लोग नाचते हैं। वंश उन लड़कों के साथ वहां राउंड टेबल लगे हुए थे वहां जाकर बैठ गया और गीत लड़कियों के साथ डांस करने लगी। जहां ड्रिंक सर्व हो रहे थे, वंश पहले मना करने लगा, फिर उसने एक ड्रिंक ले लिया। वो लड़के उसके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। आप मेरा नाम ले सकते हैं, वंश ने उनसे कहा। सभी मुझे वंश कहते हैं, मैं तो आपसे छोटा हूँ, मैं तो आपके जीजा जी ही कहूँगा, नवदीप कहने लगा। और वैसे भी अगर मैंने आपका नाम लिया, हो सकता है कि उस चुड़ैल से मुझे मार पड़ जाए, नवदीप ने गीत की तरफ देखकर कहा। क्या वो इतनी खतरनाक है? वंश ने हंसकर कहा। इस दुनिया में उससे खतरनाक कोई नहीं, उसे हर बात की खबर होती है। मेरा कोई सीक्रेट नहीं रहता। जब हम लोग साथ में ग्रेजुएशन करते थे यूनिवर्सिटी में, तब तो पूछिए मत, जी खुद तो टॉपर थी, मैं पास भी मुश्किल से होता था। मैं उससे इतना डर कर रहता था, मेरे दोस्त भी उससे डरते थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, मगर मेरी खबर फिर भी उसे रहती थी। तुम कहाँ अपनी स्टोरी लेकर बैठ गए? एक लड़का जिसके पगड़ी नहीं बांधी थी, उसका नाम परमिंदर था। वंश वहाँ सभी लड़कों से मिलने लगा। सभी वंश को देखकर उठकर उससे मिलने लगे। गीत की कजिन सिस्टर के हस्बैंड, वो भी सभी लोग वहाँ आ गए थे। गीत जो अब तक उदास थी, एकदम खुश हो गई थी। उसका चेहरा चमकने लगा था। वो नवदीप और पम्मी के साथ स्टेज पर नाचने चली गई। वंश सभी से बातें करता हुआ गीत की तरफ देख रहा था। उसने रेड सूट पहना हुआ था, बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ, खुले बाल, मांग में टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां। वंश की नजरें उस पर ठहर रही थी। बहुत कम बार हुआ था कि वो ऐसे तैयार हुई थी। फिर वंश का ध्यान गीत के पैरों की तरफ गया। उसने वही पायल पहनी हुई थी जो उसने गिफ्ट की थी।